नमस्कार, NSC 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भिराला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से सबको हटाया। इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन तो हिरासत में लिए जा चुके हैं। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अन्य ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर पुलिस वैन में ले गए हैं। यह प्रदर्शन किया जा रहा था। ईडी की जो कार्रवाई हुई आईपैक पर, ममता बनर्जी के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद टीएमसी सांसदों में गुस्सा और विपक्ष भी लगभग एकजुट होता दिख रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी वाले जो बंगाल के साथ बड़ी दिखाते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा संभावना है। नाम नहीं ले सकते। मोहन बगान स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉल नहीं खेला लेकिन फुटबॉल से बड़ा प्यार है। जो लोगों को ये नहीं मालूम कि 125 साल पुराना क्लब है मोहन बगान, उसको बोलता है मोहन बैगन। ये खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ईस्ट बंगाल को बोलता है, बंगाल भी नहीं बोल पाता है, ईस्ट बंगाल। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम नहीं मालूम, जो बोल नहीं सकता, वो खेल मंत्री है। यह लोग बचाएंगे बंगाल की अस्मिता। जिस बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है, आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात करते हैं। और इस प्रकार से डरपोक की तरह जो आदमी डरता है, कावड़, वो आकर चुपचाप आकर ईडी से रेड करवाते हैं। यह तो हमारी टाइग्रेस, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय है जो जानती है कि अगर ईडी रेड करे तो ईडी के ऊपर रेड कैसे किया जा सकता है। जिनको नाम लेना नहीं आता, जो बंकिम बाबू के बारे में बंकिम दा बोलता है, रविंद्र सन्याल बोलता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना, जिनको मालूम ही नहीं कि बंगाल की क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, उसकी क्या अस्मिता है। ऐसे लोग बंगाल को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग का वहां पर से किल्ली उखड़ने वाला है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, जीरो पर आउट। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में इस समय अलविंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। अलविंद्र जी, आपका स्वागत। आप कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। क्या नाराजगी है सर? अलविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे संपर्क हम फिर से पुनः स्थापित करेंगे। इस समय आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अन्य ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल ये पूरा मामला ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत जुटाने का प्रयास था। इसी बीच इससे चूंकि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी के चुनाव कैंपेन की तैयारी कर रही थी, तो उस पर भी छापा पड़ा, जिसको देखकर एक नाराजगी ममता प्रशंसकों में है और उसी को लेकर यह सारा प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अंदर इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन गिरफ्तार किए गए हैं। इधर राजधानी स्थित तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात को देखते हुए तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती कर सुरक्षा कड़ी की गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या दंगे को रोका जा सके। वहीं तुर्कमान गेट से यूट्यूबर सलमान की एक वीडियो सामने आई, जिसमें वो अपनी सफाई देते हुए दिख रहे हैं। मेरी वीडियो देखिए। मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है।
और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? ये जो मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी मीडिया की। बहुत बहुत गलत बात है। जो सच है वो दिखाओ। जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि तुर्कमान गेट पर के पास मौजूद मस्जिद, ऐतिहासिक मस्जिद, जिसके आसपास जो अतिक्रमण था, जैसे बैंकेट हॉल था या रेडी पटरी जो लगती थी, उसको हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के दौरान वहां के कुछ आम जनता को लगा कि मस्जिद के ऊपर ऐसी कोई बात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए बुलडोजर और जेसीबी गई थी, लेकिन वहीं के कुछ लोगों ने दंगा को उकसाया, जिससे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर वहीं के कुछ लोगों ने जो है पत्थरबाजी करी, जिसमें कि कई पुलिस वाले दिल्ली के जवान जो पुलिस में भर्ती थे, जो तैनात थे वहां, वो घायल हुए। उसी को देखते हुए आज यानी कि दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे ही वहां पर तमाम सुरक्षाएं बढ़ा दी गई, जिससे अब जो है जिस तरीके से तुर्कमान गेट से लेके जामा मस्जिद गेट नंबर 1 तक जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। वहीं पर बीएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान जो है और तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। उसी दौरान देखा जाए, एक वहीं के यूट्यूबर सलमान, जिसने अपनी वीडियो में सफाई देते हुए कहा कि ऐसा मेरा कोई मुद्दा ही नहीं था कि जिससे कि मैं दंगे को उकसाऊं, लेकिन एक तरफ वही यूट्यूबर दंगे को उकसाने की कोशिश किया, लेकिन अब वही यूट्यूबर जो है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, उसने अब अपनी वीडियो में सफाई देते हुए कहा कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। जिस तरीके से आज सुबह 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब उन पे जांच होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद जो है, उन पर भी जांच के आदेश कर दिए गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के प्रति किए गए अभद्र और अपमानजनक शब्दों के विरोध में आज दिल्ली बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा, गुरुओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। सिख गुरुओं ने त्याग, बलिदान और मानवता की जो परंपरा स्थापित की है, वो भारत की आत्मा है। उनके सम्मान पर चोट करना देश की आस्था और सभ्यता पर प्रहार है। जो गुरुओं का सम्मान नहीं कर सकता, उससे जनता भी सम्मान नहीं देगी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप लगाए कि वो विपक्ष के नेता आतिशी से जुड़े एक फर्जी वीडियो को प्रसारित करके दिल्ली के प्रमुख मुद्दों, कानून व्यवस्था, दूषित पानी, प्रदूषण और यमुना नदी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर गलत ट्रांसक्रिप्शन के साथ वीडियो साझा किया। संजीव झा ने कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे विधायकों को जरा से विरोध पर सदन से बाहर निकाल देते हैं, वही अध्यक्ष बीजेपी के विधायकों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर हुए कार्यक्रम को टैक्स फ्री करने की मांग की, तो भाजपा ने झूठी वीडियो चलाकर गुरु साहिब का अपमान किया। देखिए, जिस तरह से कपिल मिश्रा ने फर्जी ट्रांसक्रिप्ट लिखा, फर्जी वीडियो चलाया, ये लोग फर्जी वीडियो चलाते रहते हैं, कई बार फैक्ट चेक में पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इस बार शर्मनाक और निहायत घटिया काम इन लोगों ने किया है कि अपनी फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम का उपयोग किया है। अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु साहब के नाम का उपयोग किया, और वो इसलिए फर्जी वीडियो में गुरु साहब के नाम का अपमान किया ताकि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली के गंदे पानी से परेशान पूरी दिल्ली है, चर्चा उस पे ना हो। आज लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पर चर्चा ना हो। ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उस पर चर्चा ना हो। रैन बसेरे का बहुत बुरा हाल है, उस पर चर्चा ना हो। इस सब से बचने के लिए फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम लेना, मुझे लगता है इससे घटिया कुछ और हो नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए, और जो विधायक इसको फैला रहे हैं। अशोक लेलैंड ने लखनऊ में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना है। इस प्लांट का निर्माण 14 महीने में पूरा हुआ और ये इलेक्ट्रिक बसों के व्यावसायिक उत्पादन से राज्य में हरित परिवहन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और HD कुमारस्वामी ने किया। इस प्लांट की क्षमता प्रारंभिक सत्र की बात करें तो सालाना 2500 इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन होगा, जिसे 5000 तक बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस निर्माण फैक्ट्री है और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है। ये प्लांट भारत के राष्ट्रीय हरित गतिशीलता लक्ष्यों में योगदान देगा और राज्यों में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देगा। निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सब। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से सख्त दिख रही है। आपराधिक गतिविधियों से कमाई गई अवैध रकम के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घरों, दुकानों और झुग्गियों के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP के साथ मिलकर सेक्टर 12 में अवैध रूप से बनाई गई 2 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन झुग्गियों का संबंध कुख्यात अपराधी करण से था और करण एक शातिर अपराधी है जो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ लड़ाई झगड़ा, लोगों में दहशत फैलाना, जान से मारने की धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज है। आरोपी कई बार जेल भी जा चुका और उसके खिलाफ गुरुग्राम के विभिन्न थानों में कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जो कार्रवाई है सेक्टर 14 की तरफ से और HSVP की तरफ से है। SHO साहब चंद्रभान जी खुद साथ हैं और DCP साहब की टीम भी जो है वो भी साथ है। और आज हमने जो झुग्गियों में जिनके ऊपर करण नाम का है, जो कि पुलिस SHO साहब आपको डिटेल देंगे, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, 5-6 मुकदमे दर्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मुकदमे दर्ज है, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज है, चोरियों का मुकदमा दर्ज है और साथ साथ जो है सरकारी काम में बाधा डालने का भी है। तो हम जी ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं गुरुग्राम में कि अगर आप सोच रहे हो कि झुग्गियां बसाकर या बड़ी बिल्डिंगें बनाकर भी अगर ऐसा काम करेंगे तो यही हाल होगा। और ये हम मॉनिटर भी करेंगे। अगर ये झुग्गी दोबारा बन गया तो फिर काफी लोग हटेंगे अगर ऐसे लोगों को पनाह मिलेगी। ये करण पुत्र विजय नाम के एक अपराधी है। इसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गृहवेदन, चोरी और पुलिस कर्मचारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झगड़ा इत्यादि का। और ये इस प्रकार से इन झुग्गियों में इलीगल तरीके से रह रहा था। और जो हमने कल DTP साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर किया था, जिस पर DTP साहब और HSVP डिपार्टमेंट की तरफ से कंबाइंड ऑपरेशन चला करके इसकी झुग्गी। चलिए सीधा रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। ये 2 पहिए हैं जो भारत को, हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग और सरकार का सहयोग इकट्ठे मिलकर के हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथियों, हमने इन सुझावों पर लगभग, मुझे बताते हुए खुशी भी है,
कि हमने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पूरी राशि का उपयोग किया जा चुका है। साथियों, कहते भी हैं कि नींव मजबूत हो तो इमारत अपने आप ऊंची बनती है। साथियों, आपके सुझावों ने उस नींव को मजबूत किया है। मुझे खुशी है आपके जो सुझाव आए हैं, और इन्हीं सुझावों के आधार पर हमने जो अभी चर्चा भी की थी, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं का सरल बनाना, और साथियों नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार करना, साथियों पद्मा नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करना, ये जीरो वेस्ट और जीरो वाटर वेस्टेज की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में ईटीपी प्लांट्स की स्थापना जैसे अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी ये निर्णय लिए गए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि कुछ आने वाले समय के अंदर गति से इनको पर काम हो रहा है, और ये हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक मजबूत ये स्तंभ हैं। साथियों, इन्हीं उपलब्धियों के पीछे हम सब जानते भी हैं कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव, आपकी समझ और हमारे विभागीय समन्वय की ये बड़ी भूमिका रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे यहां एक और हम बोलते हैं कि एक कहावत है, कहते हैं कि अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, लेकिन टोली पहाड़ हिला सकती है जब हम इकट्ठे बैठ करके चर्चा करते हैं। मैं आज हरियाणा के औद्योगिक और आर्थिक विकास में यही टोली गति से आगे बढ़ रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे कुछ यहां जो सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, हमारे राजीव चावला जी ने सुझाव दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड आईएमटी की बात उन्होंने कही है। साथियों, हमने पिछले बजट में जब आप लोगों के पास से सुझाव आए थे, हमने 10 नए आईएमटी क्षेत्र खड़े करने की बात कही है। और मुझे इधर नगर निगम मुरादाबाद ने पिछले एक साल में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन रिक्लेम के तहत करीब 25,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इस अभियान के जरिए लगभग 1250 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करवाया गया। शासन के निर्देशों के मुताबिक नगर निगम ने ऑडिट के बाद अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों को चिन्हित किया था। इसके बाद ऑपरेशन रिक्लेम चलाया गया। इस कार्रवाई में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, चाहे रसूखदार हों या आम लोग, सभी अवैध कब्जेदारों पर समान रूप से कार्रवाई की गई। नगर निगम ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें भी मुक्त करवाया जाएगा। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा शासन से जो निर्देश मिलते हैं उनके क्रम में हमने करीब 1 साल पहले अभियान चलाया था, और अभियान का नाम हमने ऑपरेशन रिक्लेम दिया था। हमने अपनी सारी संपत्तियों का ऑडिट कराया, जहां पर भी अतिक्रमण पाया गया, जहां पर भी अवैध कब्जे पाए गए, उन्हें हमने निरंतर अभियान चला के हटाया।
कुल अब तक 75,000 वर्ग मीटर जमीन हमने खाली कराई है, जिसकी जो सरकारी वैल्यू है वो 1250 करोड़ रुपए आंकी गई है। कल माननीय विधान परिषद समिति की भी बैठक थी, वहां पर भी इस पर सवाल हमसे किया गया था और हमारे द्वारा यह अवगत कराने पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पर सराहना भी व्यक्त की गई। हमारी यही कोशिश है कि जो भी और बड़ी संपत्तियां एन केन प्रकार अब तक कब्जे में हैं या किसी तरीके का उसमें अतिक्रमण है, उसे भी आगे अभियान चलाकर या माननीय कोर्ट के में प्रभावी पैरवी करके उसे कब्जा मुक्त कराएंगे। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा शासन से जो निर्देश मिलते हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है उसका दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र भी स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है और उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे, और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल SHGs हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान। जयपुर के चौमू में प्रसिद्ध कलाकार पन्या सेपट के पुत्र गोदी मीणा की हत्या के विरोध में कलाकारों ने विशाल पैदल कैंडल मार्च किया। ये मार्च चौमू थाने से रमन गेट तक शांतिपूर्ण रूप से निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय प्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए। इस प्रदर्शन में अभी गौदारा, सुरेश चौधरी, काका कजोड़, PM डूडी, निक्स बोहरा, कमलेश चौधरी, राजवीर बस्सी, रूपल जांगेड़, मनसुख चौधरी, नरेंद्र मीणा सहित कई कलाकार मौजूद रहे। कलाकारों ने सरकार पर उदासीन रवैये के आरोप लगाते हुए जल्द न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कलाकार समुदाय ने सवाल उठाए कि जब एक प्रसिद्ध कलाकार के परिवार को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम नागरिक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। सभी ने एक स्वर में गोदी मीणा को न्याय दिलाने की मांग की है। बार बार क्यों मर गया है, क्यों किसी बाप की इस आवाज को सुन नहीं पा रहे हो। एक बाप जो बार बार रो रहा है, पुकार रहा है, कह रहा है कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया है। ना तो ये सरकार सुनना चाहती है, ना ये प्रशासन, ना ही कोई अभी तक एक बासिंदा पहुंचकर उनकी खबर ली है। हमें दुख होता है ये बोलते हुए कि आज हम यहाँ पर अपना गला फाड़ रहे हैं, लेकिन हमारी एक भी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों इतने लाचार हैं हम लोग। जब एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा इस राजस्थान में? क्या उसकी बात सुनी जाएगी? एक बच्चे को मारकर एक होटल में कह दिया जाता है कि आत्महत्या उसने कर ली। आपने जिस तरीके से ये नैरेटिव चलाया, कृपया करके थोड़ा सा संज्ञान भी ले लेते। क्या उस बाप की आवाज आपको सुनाई नहीं दी? यहाँ पर कलाकार खड़े हैं, लोग खड़े हैं, हर शहर हर जिले के अंदर लोग खड़े हैं और अपनी पुकार को बड़ी बुलंद करके कह रहे हैं
राखी पन्ना से पट के बच्चे की हत्या हुई है, उसको न्याय दीजिए। ये आवाज आज चोमू से पूरे राजस्थान में जाएगी। इतने बड़े बड़े कलाकार रोड पे आ गए हैं। आने वाले समय में अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो पूरा राजस्थान सड़कों पे आएगा। माननीय बदन लाल जी, सुन लीजिए हमारी पुकार। एक सम्मानीय कलाकार के लिए प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आ जाइए, उनके दिलों की आवाज को सुन लीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। उनके बच्चे के साथ जो हुआ है उसको प्लीज आप समझकर पूरा कीजिए। उनके दिल की जो आग है वो ठंडी नहीं हो रही है, वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य दिन में दिन बिगड़ता जा रहा है। आज हमने उनके बच्चे को खोया है, हो सकता है कल हम उस कलाकार को भी खो दे। माननीय मदन लाल जी, हमारी मांगों को सुनिए और ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आग धधकती रहेगी जब तक आप हमारी आवाज को नहीं सुनोगे। न्याय दो, न्याय दो, मोदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मोदी को न्याय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज को अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।